नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों को 7 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राहत कहीं से अभी उनको मिल नहीं पाई है। अब और हफ्ते भर के बाद रणनीति बदली गई है। 4 जगहों से बोरिंग यानी कि खुदाई होगी, जिससे कि मजदूरों के पास तक पहुंचा जा सके। टनल का शुरुआती पॉइंट जहां पर अब तक बोरिंग हो रही थी, वहां से भी बोरिंग होगी और साथ ही टनल के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर से भी बोरिंग की जाएगी, यानी कि वर्टिकल बोरिंग होगी। और टनल का एंड पॉइंट जो कि टनल के दूसरे छोर पर है, वहां से भी बोरिंग होगी और साथ ही साथ एंड पॉइंट के ऊपर से भी वर्टिकल बोरिंग होगी। चारों जगहों से एक साथ बोरिंग के बाद मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। चारों स्केप टनल पर एक साथ काम शुरू होगा। इसके लिए रेलवे, सतलुज जल विद्युत निगम और ओएनजीसी की टीमें जुटी हुई हैं और वर्टिकल बोरिंग के लिए पहले टनल के ऊपर पहुंचने के लिए रोड बनाई जा रही है। रोड बनाने का काम शुरू हो गया है। पूरे मामले को पीएमओ की तरफ से अपने हाथ में ले लिया गया है और पीएमओ के अधिकारी भी आज दिन भर साइट पर मौजूद रहे। तो बरकोट की तरफ से भी, सिलक्यारा की तरफ से भी, वर्टिकल भी, परपेंडिकुलर भी 5 प्लान्स जो है हमने बनाए हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं 2 प्लान्स के एग्जीक्यूशन का काम साइट पर एक्सेस देने के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्रयास यही रहेगा कि समय लूज करने से पहले हम लोग जो मदद जल्दी पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा दें। टनल के ठीक ऊपर जंगल में करीब 2 स्थानों पर सिलक्यारा और बड़कोट एंड से बोरिंग करने का प्लान बन रहा है और इसके लिए सड़क बनाने और सड़क बनाने से पहले पेड़ काटने का काम शुरू होने जा रहा है। करीब 1.5 किलोमीटर एरिया में पेड़ काटे जाने हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ तक मशीनों को पहुँचाना है, लिहाजा सबसे पहले यहाँ पर पेड़ काट के रास्ता बनाया जा रहा है ताकि वहाँ तक वो मशीनें पहुँच पाएँ, जिसके ज़रिए बोरिंग की जा सके, मतलब ऊपरी हिस्से से खुदाई की जा सके और उस स्थान तक पहुँचा जा सके जहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं। पे हमने पेड़ काटने हैं, जहाँ से वो सुराख करना ना, वहाँ पे पेड़ कटेंगे। हाँ, जितने भी कटेंगे वो मौके देख के मौके पे देख के ना पता चल जाएगा कितने पेड़ कटेंगे। जो भी है वहाँ पे जाके पता चलेगा। वर्टिकल ओपनिंग के लिए जो स्थान जहाँ पे चयन किया गया है, वहाँ पे उस बोरिंग मशीन को ले जाने के लिए नेचुरली है कि रास्ते की जरूरत पड़ेगी। तो रास्ता चूंकि वो आरएफ से होते जाएगा भी, लेकिन चूंकि डिजास्टर का मसला है तो इसमें उनको अनुमति दी गई कि वो जैसे भी किसी तरह से रास्ता लागे, ताकि हम जल्द से जल्द वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं कि हम उन जानों को बचा सके। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू कर रही अमेरिकन ऑगर मशीन ने कल से ही काम करना बंद कर दिया और कहा जा रहा है कि मशीन खराब हो गई है। इससे पहले एक और मशीन से काम करना बंद किया गया था। अब मलबे में ड्रेसिंग के लिए इंदौर से नई बोरिंग लाई गई है, जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरी और उसको अब ट्रकों के जरिए यहां पर लाया जा रहा है और मशीन के कुछ पार्ट्स रेस्क्यू साइट पर पहुंच भी चुके हैं। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है लगातार वहां पर मौजूद हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सुनील, आज का अपडेट क्या है? अभी क्या उम्मीद की जाए, काम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? ऊपर से जो ये कहा जा रहा है कि अब पहाड़ी के ऊपर से बोरिंग की जाएगी मजदूरों तक पहुंचने के लिए, उसका काम कहां तक पहुंच पाया है? देखिए, आज की अगर मैं बात करूं तो अब पीएमओ ने इस पूरे ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में ले ली है और आज पहली बार यहां पर ये महसूस हुआ, ये देखने को मिला कि यहां पर कोई ऑपरेशन बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा है। अब तमाम जो एजेंसियां थी अभी तक, जो अलग अलग बातचीत कर रहे थे, अलग अलग डायरेक्शंस में घूम रहे थे, उन एजेंसियों को हमने एक मंच पर, एक फोरम पर आते हुए देखा। चाहे वो आरबीएनएल हो, रेलवे विकास निगम जो है उसको अलग से जिम्मेदारी यहाँ पर सौंप दी गई है। सतलुज विद्युत जो निगम है उसके एक्सपर्ट्स को अलग से जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसी तरह से ओएनजीसी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जो अलग अलग साइंटिफिक एजेंसियां हैं उनको अब काम सौंप दिए गए हैं और जो ड्रिलिंग का काम है, अब वर्टिकल ड्रिलिंग का यहाँ पर काम होगा, यानी कि टनल के ठीक ऊपर जो पहाड़ है उसके ऊपर से ड्रिलिंग का काम, बोरिंग का काम यहाँ से शुरू होगा। करीब 95 से और 172 मीटर के आसपास अलग अलग डायरेक्शन में ये डिस्टेंस है जहां पर बोरिंग का काम शुरू होगा। लेकिन उससे पहले बड़ा चैलेंज ये है कि खड़े पहाड़ पर
गाड़ियां पहुंचाना और वहां तक वो हैवी मशीन स्पॉट तक पहुंचाना जहां पर ये बोरिंग होगी। सत्येंद्र मेरे साथ हैं, आज क्लोज से इस पूरे ऑपरेशन को हम लोग कवर कर रहे थे। सत्येंद्र, अब उस टॉप से जब बोरिंग होगी, एक तो कहां और कैसे बोरिंग होगी और दूसरा मशीनें कैसे पहुंचेंगी, एक बड़ा चैलेंज वहां पर है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो हमने पिछले 7 दिन में जो प्लान देखा इनके अलग अलग वो फिलहाल फेलियर ही दिखे हैं लगातार, क्योंकि अभी तक जितने जो लोग थे उन तक कुछ भी नहीं पहुंच पाए। रेस्क्यू अभियान बिल्कुल जीरो दिखा पिछले 7 दिनों का। और आज की जो दिखी है, आज जो 5 अलग अलग जगहों से इन्होंने एक प्लान तैयार किया कि 5 जगहों से बोरिंग करके जो अंदर मजदूर फंसे थे, 41 जो मजदूर फंसे, उन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। एक जहां से एक अभी चल रहा था टनल के जो फ्रंट साइड से, जहां से अभी तक पूरा प्लान चल रहा था, एक वहां से भी काम लगातार चलता रहेगा। ऊपर से भी एक मतलब टनल के भीतर से ड्रिलिंग का काम भी चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल वो चलता रहेगा। और टनल के दूसरी साइड, यानी कि जो दूसरी साइड है बड़कोट वाली, वहां से भी अब काम स्टार्ट होगा। और टनल के दोनों अगल बगल से भी 2 अलग अलग ड्रिलिंग की जाएगी। और एक ड्रिल ऊपर से, वर्टिकल जो ड्रिल है वो ऊपर से आएगी। तो यानी कि अब 5 बड़े प्लान एक साथ रूट करेंगे। जो प्लान सबसे सक्सेस होगा उस, और जो सबसे पहले जो वहां अंदर फंसे मजदूर हैं उन तक पहुंचेगा, उसी को सबसे पहले जमीन पर लिया जाएगा। जी, अभी इसमें एक चीज और भी है कि अब अलग अलग डायमेंशन से इस पे काम हो रहा है कि हम कहां से जल्दी पहुंच जाए, और एजेंसी को ये काम सौंप देंगे। लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है, जहां से लगातार अभी भी गजा जो कंपनी है वो वहां पर काम कर रही है, वहां से करीब 400 से 500 मीटर जल्दी से एक बात और बता दीजिए सुनील की अभी मजदूरों से क्या कोई संपर्क हो पाया है? अभी अंदर सब लोग सुरक्षित हैं? संक्षेप में देखिए, बिल्कुल मजदूरों से संपर्क बना हुआ है। बल्कि अभी इससे आधे घंटे पहले सत्येंद्र ने खुद उन डॉक्टरों से बातचीत की जो मजदूरों से मिलकर वहां से आए, बातचीत करके वापस आए। सत्येंद्र, डॉक्टर्स क्या कह रहे थे? बिल्कुल, आज डॉक्टर का एक पैनल मजदूरों से बातचीत करने के गया था, और वो टनल के अंदर जब पहुंचा था तो उसके बाद हम उनसे बातचीत की। तो डॉक्टर का कहना था कि जो मजदूर हैं अंदर, जो फंसे हैं लोग हैं, उनकी तबीयत फिलहाल सही है, लेकिन उनमें से कई ऐसे मजदूर हैं जिनकी पेट में दर्द और माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं, जैसे छोटे छोटे समय की थोड़ी कमी है। अच्छी बात यह है कि मजदूर अभी भी सुरक्षित हैं और अब नए प्लान पर काम किया जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द नया प्लान एग्जीक्यूट हो और सारे मजदूर सुरक्षित बाहर निकले। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा में टनल में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। टनल ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी लगातार बचाव अभियान का अपडेट दिया जा रहा है। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में सभी काम करें। यूपी पुलिस के डिप्टी एसपी के बेटे ने आज देहरादून में अपनी मां की हत्या कर दी। देहरादून में बलबीर रोड पर जज कॉलोनी की वारदात है। 25 साल के युवक ने अपनी मां की सब्बल से वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और लगातार अपनी मां के साथ उसका विवाद हुआ करता था। आज सुबह भी जब पिता ने घर पर फोन किया तो फोन नहीं उठाने पर शक हुआ। मुरादाबाद में तैनात डिप्टी एसपी तुरंत देहरादून पहुंचे, जहां महिला मृत हालत में मिली। आरोपी बेटे ने खुद पर भी सब्बल से वार किया। क्या मैं जब इनके जो हस्बैंड है वो पुलिस में ही पोस्टेड है मुरादाबाद में, प्रातःकाल जब वो बात करने के लिए फ़ोन मिला है तो रिप्लाई नहीं आया और इनको कुछ पहले से भी संदेह था कि ऐसे कोई घटना हो सकती है या कोई, तो तत्काल वो यहाँ पहुँचे। कमरा बंद था, जब खोला गया तो खून से लथपथ उनकी वाइफ की बॉडी थी। बेटा भी इनका 25 साल का है, जो भी इंजर्ड था, हाथ पे कुछ नस के काटने के निशान पाए गए, उसको भी हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी तक जो जानकारी उन्होंने दी है उसके हिसाब से कि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा था बेटा, और उसका साइकेट्रिस्ट से इलाज भी चल रहा था। तो कहीं ना कहीं अब क्या परिस्थितियाँ बनी अंदर के, अचानक से उसने इस तरह से अग्रेसिव होकर घटना कारित करी है, इस बारे में पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो अभी तक प्राथमिक जानकारी है वो कहीं ना कहीं इंटरनल घर की बात है जिसके कारण ये घटना कारित हुई है। रुद्रप्रयाग में नदी में छलांग लगाने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना बेलनी पुल पर हुई, जहां पर एक महिला ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। डीडीआरएफ और एसडीआरएफ ने महिला का रेस्क्यू किया और महिला को बचा लिया। वहीं दूसरी घटना बद्रीनाथ हाईवे की है, जहां पर एक शख्स ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। डीडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम शख्स की तलाश कर रही है।
पौड़ी नेशनल हाईवे पर दुगड्डा से कोटद्वार के बीच सड़क पर पहुंचे टस्कर हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथी कई घंटों तक सड़क पर घूमता रहा और कई बार मुसाफिरों के पीछे दौड़ा, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। टस्कर हाथी को देखकर लोग भागने लगे। इस बीच एक कार में सवार परिवार हाथी के डर से अपने छोटे बच्चों को लेकर भागते हुए दिखा। हाथी के आतंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। ठीक 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हुए। पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए गए। इससे पहले पिछले कई दिनों से बद्रीनाथ के कपाट बंद करने की प्रक्रिया चल रही थी और आज भी सुबह से भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद करने के विधि विधान से यहाँ पर आयोजन किए जा रहे थे, अनुष्ठान किए जा रहे थे और दोपहर 3:33 पर ठीक मुहूर्त पर बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। अब अगले 6 महीने भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद रहेंगे। आखिरी दिन सबसे पहले माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान किया गया। उसके बाद उद्धव और कुबेर की डोली मूर्ति गर्भगृह से बाहर आई, जिसके बाद दक्षिण द्वार से कुबेर भगवान बामड़ी गांव के लिए रवाना हुए, जहां आज कुबेर भगवान रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं उद्धव और भगवान गरुड़ आदि गुरु शंकराचार्य की डोली मंदिर परिसर में रावल निवास पर विराजमान की गई। इस बार बद्रीनाथ यात्रा में 18,40,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे और सभी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में पहली बार यात्रियों का भारी जमावड़ा देखा गया। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की व्यवस्था और सरकार के प्रयास भी सार्थक दिखाई दिए। बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होते ही उत्तराखंड में चारों धामों की यात्रा भी संपन्न हो गई। बद्रीनाथ धाम जी के कपाट भी जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके अनुरूप आज श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर के हम कहें तो इस वर्ष जो हमारी चारधाम यात्रा रही है, एक ऐतिहासिक कीर्तिमान यात्रा ने स्थापित किया है। प्राचीन काल से और भगवान बद्रीश्वर की पूजा का जो इतिहास है वो 6 मास तक मनुष्यों के द्वारा पूजित होते हैं और 6 मास भगवान देवताओं के द्वारा पूजित होते हैं। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज मनुष्यों के पूजा काल का समय संपूर्ण हुआ और तदनंतर आज 3:33 पर देवताओं का पूजा काल प्रारंभ हो चुका। भगवान की पूजा बहुत विधि विधान से संपन्न हुई। हम लोग स्वयं वहां पर उपस्थित रह करके समस्त पूजाओं का दर्शन किए। भगवान का पुष्प श्रृंगार किया गया। उसके बाद फिर जो पटबंध करते समय की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की गई और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये होता है कि हमारे मनुष्यों की ओर से पूजा जिनके द्वारा की जाती है, प्रतिनिधि रावल जी, उनके द्वारा नारद जी को पूजा का भार सौंपा गया। बद्रीनाथ धाम में स्वामी गोविंदाचार्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का विरोध किया। इस दौरान गोविंदाचार्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को फर्जी शंकराचार्य बताया। इस दौरान मंदिर परिसर में भारी हंगामा भी हुआ और मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। बमुश्किल मामले को शांत कराया गया। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद गंगोत्री धाम के गंगा जल से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक होगा। गंगोत्री धाम के रावल गंगा कलश यात्रा लेकर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने यात्रा का भव्य स्वागत किया और मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा अपने अगले पड़ाव के लिए हरिद्वार से रवाना हो गई। हरिद्वार से भी गंगा जल भरकर एक विशाल कलश में डाला गया। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश ने बताया कि इस बार उनके द्वारा एक खास कलश बनाया गया है जिसमें 1100 लीटर गंगा जल भरा गया है। कई पड़ावों से होते हुए यात्रा 27 नवंबर को नेपाल पहुंचेगी और वहां पर इसी गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। पूर्व काल से हमारे रावल जी पैदल भगवान पशुपतिनाथ को जल दे के जाते थे। 2000 से हम जब इस पीठ पे आए तो गंगा जी ने, भगवान पशुपतिनाथ ने प्रेरणा करी और हम इस यात्रा को करते करते आज ये 2023वीं यात्रा है
जो कि अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रही है। हमारे जो रावल जी है ये जल लेके आए हैं और इस बार जो है ये जल जो है 1100 लीटर है, बहुत बड़ा कलश है। और इस समय ये माना गया है कि भारत का नहीं, अभी इसमें पूरे विश्व का सबसे बड़ा कलश जो है जो यहाँ से नेपाल पशुपतिनाथ में जाएगा और भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक होगा। तो हमारे रावल जी आए हैं, मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मेंबर प्रीतम सिंह चुनाव के बाद वापस लौट आए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, युवाओं और किसानों ने कांग्रेस की घोषणाओं पर भरोसा किया है और ये भरोसा 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव नतीजों में दिखाई देगा। योजनाएं पूर्व में जो है हमने वहां पर देने की बात कही थी, उन योजनाओं पर जो है दोनों ही सरकारों ने काम किया और जो घोषणाएं की है, लोग इस बात पर कांग्रेस पे यकीन करते हैं कि कांग्रेस जो कहती है उसे करती है। निश्चित रूप से दोनों ही राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव को देखते हुए 70 विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी बना दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस के पास नेताजी गिने चुने हुए हैं। पर सवाल यह कि बीजेपी कब अपने बड़े नेताओं को काम सौंपेगी, जो कि सरकार और संगठन का अनुभव होने के बावजूद खाली बैठे हुए हैं। लगातार 2 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो बड़े नेता भी 2-4 हैं। बावजूद इसके कांग्रेस में 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी बना दिए गए, जिन्हें दिसंबर तक एक-एक बूथ की रिपोर्ट देनी है। पर सवाल बीजेपी को लेकर है, जहां बड़े नेताओं की फौज है पर एक सिरे से सभी नेता शांत बैठे हैं। पार्टी काम नहीं सौंप रही तो नेता भी नजर नहीं आ रहे, वो भी ऐसे नेता जिनके पास सरकार से लेकर संगठन तक का बड़ा अनुभव है। बीजेपी में बात करें तो बिशन सिंह चुफाल, बंशीधर भगत, मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष के साथ कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो इस वक्त बीजेपी में विधायक किशोर उपाध्याय और सरिता आर्य कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो क्या खाली बैठे नेताओं को कोई काम पार्टी सौंपेगी या लोकसभा चुनाव में इनकी कोई भूमिका नहीं होगी? नहीं, हमने लगभग अभी सांसद को भेजा, जो लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से जब विषय निकल कर आएगा और उस समय किसको किस कार्य में लगाना, उसकी हम रचना बना रहे हैं। हमारे अन्य को दायित्वधारी हैं, अभी और भी दायित्वधारी सूची हमारी जब निकलेगी तो हम उन सब दायित्वधारियों को भी लोकसभा की विभिन्न विधानसभाओं का हम काम सौंपेंगे। हर कार्यकर्ता से काम लेना, उसमें हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे 5 पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अंदर हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं को हम अपने काम संगठन के काम में और चुनाव की दृष्टि से उन सबका प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव में संगठन का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। 2016 में कांग्रेस के ज्यादातर नेता तो बीजेपी में भाग गए, इसीलिए कांग्रेस छोटे नेताओं के भरोसे बूथ को मजबूत करना चाहती है। पर बीजेपी में बड़े नेताओं को खाली बैठाने पर कांग्रेस चुटकी लेने से नहीं चूकती। आज भी उनके पास बड़े बड़े नेता हैं जिनसे वो काम ही नहीं ले रहे। 2-2, 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री हैं उनके पास। आप देखिए, उनको कान पकड़ के घर बिठा रखा है, उनसे कोई काम नहीं ले रहे। पूर्व अध्यक्ष हैं, वरिष्ठतम हैं और सबसे वरिष्ठतम होंगे बंशीधर भगत जी, बताइए उनसे क्या काम लिया जा रहा है? बीजेपी को अगले 1 साल में लोकसभा, निकाय, कॉर्पोरेट के चुनाव से गुजरना है और अब देखना होगा कि कब प्रदेश का बीजेपी संगठन साइडलाइन दिख रहे बड़े नेताओं को काम सौंपता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। उत्तरकाशी में टनल के बाहर बौख नाग देवता का मंदिर बनाया गया। इस दौरान निर्माण कंपनी ने पुजारी से पूजा अर्चना भी कराई। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर की सुरक्षा के लिए बद्रीनाथ धाम में हवन पूजन किया गया। टनल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रार्थना की गई। देहरादून में बीजेपी ने अपने SC/ST सम्मेलन स्थगित कर दिए हैं। रविवार को देहरादून में सम्मेलन होना था, अब दिसंबर में सम्मेलन किया जाएगा। राज्य सहकारी बैंक हल्द्वानी के 15 ब्रांच ने ऐसे 24 बकायेदारों की लिस्ट जारी की है जो बैंक का 146 करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं। कई बार बैंक द्वारा इनको नोटिस भेजे गए, अब इन सभी पर कार्रवाई की तैयारी है। रुद्रप्रयाग में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत अगस्त्य मुनि की बीरो देवल ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। लोगों की समस्याओं को सुना गया।
बागेश्वर में उत्तरकाशी टनल मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। रुड़की नगर निगम में अखिल भारतीय गौ संवर्धन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जगतगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर ने शिरकत की। चकराता में बोली भाषा को बढ़ावा देने के लिए जौनसारी जनजातियों के कवियों ने सहिया में कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कई कवियों ने कविता पाठ किया। विकासनगर के जल संस्थान के मिनी नलकूप में लगे नलकूप कंट्रोल पैनल की केबल तार चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले की थी चोरी। कोटद्वार के बिरमोली गांव में भालू ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों महिलाएं घायल हो गईं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेब और कीवी की पौध के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, तो अब फैसला हुआ है कि अब कोई पौधा दूसरे राज्य से नहीं आएगा। पर सीबीआई जांच के बीच उद्यान मंत्री की ये बात किसी के गले उतर नहीं रही है, क्योंकि सरकारी नर्सरी खराब हाल में है और प्राइवेट नर्सरी पर सवाल है। सेब कीवी के जिन पौधों से हिमाचल जम्मू कश्मीर ने इनकम की, उत्तराखंड में उन्हीं पौधों के नाम पर पैसा लूटा गया। घोटाला ऐसा कि नौबत सीबीआई जांच तक आई। पर इसी बीच मीटिंग बुलाकर उद्यान मंत्री ने नया प्लान और फरमान सुनाया। फरमान ये कि अब विभाग कोई भी पौधा दूसरे राज्य से नहीं खरीदेगा। मतलब ये कि अब सेब कीवी जैसे फलों के पौधे उत्तराखंड में रजिस्टर्ड प्राइवेट नर्सरी से खरीदे जाएंगे। हम ये सुनिश्चित करें कि हमारी जो अपनी नर्सरियां हैं, 10 नर्सरियों में जो फिलहाल मदर प्लांट्स हम यहाँ पर बनाएं, और यहाँ के जो स्थानीय नर्सरी वाले हैं उनके प्लांट्स पहले खरीदें, ये मैंने निश्चित किया है। उद्यान मंत्री ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन उद्यान घपले में आवाज उठाने वाले दीपक करगेती के मुताबिक इसमें बिना चेकिंग किए 5000 पौधे वाली नर्सरी भी कई बार 1 लाख पौधे का दावा करती है और इसी में पैसा बनाया जाता है। तो 94 सरकारी नर्सरी का बुरा हाल है, जिनके नाम पर पूरा विभाग चल रहा है। वहीं 150 से ज्यादा प्राइवेट नर्सरी का क्या हाल है, इस पर भी सवाल है। वहीं विपक्ष का कहना है कि अभी मंत्री जी सेब और कीवी की बात छोड़कर सीबीआई जांच पर ध्यान दें। राज्य की नर्सरियों का जब आप हाल जानेंगे तो 15 नर्सरियां भी ऐसी नहीं हैं जिनसे कि जो है शीतकालीन में किसी भी काल में सही से फल पौध हमको उपलब्ध हो पाते होंगे। सबसे पहला काम यहाँ पर ये करना चाहिए कि जो हमारे राजकीय उद्यान है, जो एकड़ों की भूमि हमारे पास उद्यानों के लिए है, वहाँ पर जो है फल पौध तैयार किए जाएं और वहीं से पूरे राज्य के अंदर सप्लाई किए जाएं। अब किस राज्य से आप लेंगे या किस राज्य से नहीं लेंगे, और आप प्रदेश के अंदर से जो है पौधे लेने का काम करेंगे, तो पहले मैं समझता हूँ मंत्री जी को ये देखना चाहिए कि राज्य के अंदर इतनी पौधशालाएं हैं। पौधों की खरीद में घपले की वजह से उद्यान विभाग सीबीआई जांच में उलझा हुआ है और अब विभाग का हाल सुधारने के हर दावे से पहले ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नैनीताल ने शनिवार को 182 साल पूरे कर लिए हैं। इस शहर को साल 1823 में अंग्रेज अधिकारी ट्रेल ने खोजा था, लेकिन 1841 को अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने इसे दुनिया के सामने रखा। आज 18 नवंबर को सरोवर नगरी में सेलिब्रेट किया जाता है। नैनीताल में कुछ इस अंदाज में 18 नवंबर के दिन को सेलिब्रेट किया गया। मौका था नैनीताल के बर्थडे का। इस मौके पर कई केक काटे गए और एक दूसरे को केक खिलाकर इस दिन को यादगार बनाया गया। स्वर्गीय दीपक बिष्ट ने सालों पहले इसकी शुरुआत की थी और पूरे नैनीताल ने शनिवार को उनकी यादों में हैप्पी बर्थडे नैनीताल कहा। मेरे हस्बैंड ना इस कार्य में बहुत आगे थे। उनका यही सपना था कि मैं नैनीताल के लिए बहुत काम करूं। उन्होंने बहुत काम भी किया नैनीताल के लिए, लेकिन उनकी किस्मत खराब की उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूं, मैं उनके हर काम को आगे बढ़ाऊंगी। इस नैनीताल जन्म दिवस को हमेशा मनाते रहूंगी। नैनीताल शहर कई उतार चढ़ाव झेल चुका है। वहीं अब सरोवर नगरी को बचाने की चुनौतियां भी खड़ी है। साल 1841 में पीटर बैरन के आने के बाद यहाँ निर्माण हुआ और तब से 2 बार नैनीताल शहर भूस्खलन भी झेल चुका है।
हालांकि इसके बाद भी शहर कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया, जिससे अब सरोवर नगरी को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। इस समय जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है नैनीताल बचाओ एक जन आंदोलन होना चाहिए, और जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक ये शहर नहीं बच सकता। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार किया। खड़गे के बयान पर पीएम ने पलटवार किया। ये खड़गे को क्या हो गया है, ये कहा प्रधानमंत्री ने। कांग्रेस अध्यक्ष ने मेरे पिताजी को गाली दी। कल कांग्रेस अध्यक्ष मेरे पिताजी पर टूट पड़े, मेरे पिताजी को गाली दी, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्हें गुजरे हुए 40 साल हो गए हैं। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे, आपका हाल ऐसा कैसे हो गया? ये खड़गे को क्या हो गया, वो तो ऐसे ना थे। दरअसल कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम के पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी और उसी पर पीएम ने जवाब दिया है। वाले मेरे पर बौखलाए हुए हैं कि मोदी ये क्यों कर रहा है, और दिन रात वो मोदी को गाली पे गाली दे रहे हैं। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे, आपका हाल ऐसा कैसा हो गया? लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए, मुझे कितनी ही गालियां क्यों न पड़े, मेरे लिए कितना ही बुरा क्यों न सोचा जाए, लेकिन मैंने आपको गारंटी दी है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। कांग्रेस वाले मेरे पर बौखलाए हुए हैं कि मोदी ये क्यों कर रहा है, और दिन रात वो मोदी को गाली पे गाली दे रहे हैं। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे। बरसात